नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। हम लोगों ने पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विभाजिता के नियम क्या होते हैं। उसी क्रम में आज की जो क्लास होगी वो होगी आपकी इकाई के अंक ज्ञात करने वाली। आप लोगों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये वाला जो टॉपिक होता है ये 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को लेकर के इकाई के अंक पूछता है। उनमें से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं या कितने टाइप से इसको पढ़ा जाता है उसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं इसमें इकाई के अंक की। आज का टॉपिक होगा हमारा इकाई का अंक। अंग्रेजी में इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है? यूनिट प्लेस बोला जाता है। आप सभी जानते हैं या हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि जब भी गणित में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो बेसिक रूप से 3 यहां से टाइप बनते हैं। प्रश्न पूछे जाने की जो संभावनाएं होती हैं या प्रायिकता होती है वो 3 प्रकार के प्रश्नों की होती है। मैं तीनों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। तो ध्यान रखिए, जो पहला टाइप इसका होता है वो सीधा सा प्रश्न गुणा वाला पूछ लेता है कि 2 2 3 2 अंक या 3 अंक या 4 अंकों के आपस में गुणा कर दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए। ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आए या इस टॉपिक से इकाई के अंक से प्रश्न पूछा जाए, इसका मतलब है कि आपको दी गई संख्या में सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, अन्य किसी अंक से कोई भी मतलब नहीं है। यानी यहां पर सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान देना है, वो है आपका इकाई का अंक। बाकी आपकी संख्या कितने डिजिट की लिखी हुई है, वो सैकड़ा वाली है, 1000 वाली है या 10,000 वाली, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हमारे संख्या के इकाई का अंक क्या है, उसको लेकर के हम क्वेश्चन को हल करेंगे। बड़ा आसान सा टॉपिक है। पहले हम इसके नियम की बात करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन इसके हल करेंगे या कुछ उदाहरण हल करेंगे। तो बात करते हैं इसका पहला टॉपिक क्या होता है। तो इसका जो पहला टाइप होता है वो सबसे फर्स्ट टाइप होता है गुणा वाला। अर्थात इसमें जो आपकी संख्या दी होंगी वो किस रूप में दी होंगी? तो गुणे के रूप में दी होंगी। 2 अंक की या 3 अंक की या 4 अंक की संख्याओं को क्या करेगा, वो गुणे में लिख करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए। मैं आपको एक दो उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपका दे दे क्वेश्चन 342 गुणे 488 गुणे 793 गुणे 999 गुणे 782। अब इसमें यदि आपसे पूछ लेगा कि आप इस संख्या में जो दी गई है 342 गुणे 488 गुणे आपका 793 गुणे 999 गुणे 782, इसमें यदि आपसे पूछ ले कि इस संख्या में आप इकाई का अंक बताइए, तो ध्यान दीजिए साथियों, यदि इन सभी का आपको गुणा करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा गुणा होगा। ये गुणा इतना बड़ा हो जाएगा कि जो आपके परीक्षा हाल में समय होता है वो बहुत ज्यादा नष्ट हो जाएगा। तो यहां से हमें करना क्या होगा इस टॉपिक में, ध्यान रखिए। प्रश्न में मैंने अभी पहले भी चर्चा की, या जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, इकाई का अंक। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ जो मतलब होगा तो दी गई संख्या के इकाई के अंक से मतलब है, बाकी शेष संख्या से कोई भी मतलब नहीं रखना। अर्थात इसमें देखिए इकाई का अंक यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ आपका क्या है 2 है। हमें सिर्फ और सिर्फ इनके गुणनफल ज्ञात करने हैं। इन संख्याओं के क्या ज्ञात करने हैं? गुणनफल। जैसे इनके गुणनफल ज्ञात हो जाएंगे इसका मतलब हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो करते हैं इस प्रश्न को। तो ध्यान दीजिए, 4 का यदि मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा कितनी बार? 8 बार। तो 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। 8 दूनी कितना होता है आपका? तो 8 दूनी 16। अब यहां फिर से 2 अंक की संख्या आ गई। इसका मतलब जो चीज हमने पीछे छोड़ी वो पुनः हमारे पास आ गई है। तो ध्यान रखिए, फिर से हमें वही प्रक्रिया अपनानी है जो आपने पीछे की। क्या? इकाई का अंक ले लेना है, शेष को ड्रॉप कर देना है, शेष को छोड़ देना है। अब आप इस 6 को उठाएंगे और 6 का गुणा किसके साथ करेंगे? तो 6 का गुणा 3 के साथ होगा। तो जब आप 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक कितना होता है आपका? 18 होता है। पुनः ये 2 अंक की संख्या आई तो आपको पुनः इसमें क्या करना है? इकाई का अंक लेना है, शेष को ड्रॉप करना है। आपने इस 8 को उठाया और 8 का गुणा किसके साथ अब करना है आपको?
तो 9 के साथ करना है। तो 8 का पहाड़ा यदि हम 9 बार पढ़ते हैं तो आता है 72। कितना आता है आपका साथियों? 72। अब आपने देखा कि पुनः 2 अंक की, तो अब आपको इसमें क्या करना है? इकाई का अंक उठाना है, दहाई वाले अंक को ड्रॉप कर देना है। 2 को उठाइए और 2 का गुणा किससे करना है आपको? तो 2 का गुणा 2 से करना है। तो 2 गुणे 2 कितना होता है? 4। अर्थात यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। यानी इस प्रश्न में यदि आपसे पूछता कि 342 गुणे 488 गुणे 793 गुणे 999 गुणे 782 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, या बड़ा आसान सा टाइप है ये हमारा। ठीक, इकाई के अंक में ये सबसे आसान या सबसे सरल तरीका है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, या मैं यूं कहूं कि इस टाइप के प्रश्न पूछने का प्रचलन धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है? समाप्त होता जा रहा है। आप लोगों का जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, तो सीबीटी फर्स्ट में कुछ सेटों में ये क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ सेटों में ये क्वेश्चन आपके क्या है? देखने को मिले हैं। जबकि थोड़ा सा यदि अच्छा स्टैंडर्ड वाला एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो हमने ये देखा कि इसका एक तरीका ये है। मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं, फिर इसमें आपको 2 बिंदु याद रखने हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है आपका? 399 गुणे 976 गुणे 488 गुणे 577। अब आपको इसमें इकाई का अंक बताना है। यानी संख्या क्या आपकी दी गई है? संख्या दी गई 399 गुणे 976 गुणे 488 गुणे 577। अब फिर से वही काम हमें करना है कि जो ये संख्या दी गई है इसके महज इकाई के अंक ही हमको लेने हैं। तो हमने इनके इकाई के अंक उठाए। तो पहले संख्या में इकाई का अंक 9 है, दूसरे में आपका क्या है? 6 है, तीसरे में आपका क्या है? 8 है, और चौथे में आपका क्या है? 7 है। अर्थात इस 9 का गुणा आप किससे करेंगे? तो 9 का गुणा किससे किया जाएगा? 6 से किया जाएगा। तो 9 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 9 छक्का कितना होता है? 54 होता है। 54 पुनः 2 अंकों की संख्या मिली। हमें इसके 2 अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? हमें सिर्फ एक अंक से मतलब। हमने 4 को उठाया और 4 का पहाड़ा पढ़ा कितनी बार? 8 बार। यदि आप 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है 32। यानी 4 8 कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ आपका इकाई का अंक कितना आ गया? 2 आ गया। इस 2 को पुनः उठा करके आप क्या करेंगे? 7 के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। अर्थात इकाई का अंक क्या हो गया आपका? इस प्रश्न में भी इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। ये इतना समझ में आया होगा। यानी जो ये टाइप है आपका, या इस इकाई के अंक का जो पहला टाइप है वो बड़ा आसान सा है, गुणा वाला। हमने इसमें देखा कि दी गई संख्याओं में इकाई के अंकों का आपस में गुणा करते जाते हैं, और जो लास्ट में उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाता है? उत्तर होता है। लेकिन इसमें आपको 2 चीजें विशेष ध्यान देनी। आपने यहां देखा होगा कि मैंने दोनों जो संख्याएं लिखी हैं कहीं पर भी 5 नहीं आया बीच में। क्या इसमें कहीं इकाई के स्थान पर 5 आया? नहीं आया। क्या इसमें कहीं पर इकाई के स्थान पर 5 आया? नहीं आया। अर्थात आपको इसमें सिर्फ 2 चीजें ध्यान देनी है कि यदि 5 और गुणे क्या हो जाए आपका? सम संख्या। 5 गुणे क्या हो जाए आपका? सम संख्या। तो इकाई का मान सदैव क्या होता? 0 होता। उसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि कहीं पर 5 गुणे सम संख्या हो जाएगा तो उसमें जो इकाई का मान हो जाएगा वो सदैव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होता है? 5 गुणे विषम संख्या। 5 गुणे विषम संख्या। यदि ऐसी स्थिति कभी भी बन जा रही है तो जो इकाई का मान होता है वो सदैव कितना होता है आपका? 5 होता है। अब आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, या हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? आप यदि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए जो 5 का पहाड़ा होता है वो क्या होता है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, उसके बाद 40, फिर 45, और फिर क्या होता है आपका? 50। अब आप इसमें देखिए कि 5 का पहाड़ा 2 तरह से पढ़ा जाता है, एक सम होगा और दूसरा विषम। 5 एक कम 5, एक मतलब हुआ आपका विषम। 5 दूनी 10, 2 मतलब हुआ सम। 5 3 15, 3 मतलब क्या हुआ? विषम। 5 चौको 20, 4 मतलब क्या हुआ? सम। तो यहां आप देखेंगे कि जहां पर भी सम हो रहा होगा वहां इकाई का अंक हर जगह क्या आ रहा होगा? आपका 0 आ रहा होगा। लेकिन यदि आप देखेंगे
कि 5 का विषम के साथ गुणा हो रहा है, यानी 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 पचा 25, 5 सते 35, 5 नैया 45। यदि आप देखेंगे विषम पे आ रहा होगा तो वहां हर जगह इकाई का मान क्या आ रहा है, आपका 5 आ रहा है। तो बस इसमें आपको यही दो बिंदु याद रखने हैं। पहला बिंदु क्या है हमारा, पहला बिंदु है हमारा 5 गुणे सम संख्या अर्थात इकाई का मान सदैव 0, 5 गुणे विषम संख्या मतलब इकाई का मान 5। क्लियर है साथियों? ये जो बड़ा आसान सा टॉपिक भी था, या टाइप था ये, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उसको अगले वीडियो में फिर से चर्चा करूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपका दूसरा टाइप बताता हूं। साथियों बात करते हैं हम दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप में क्या होता है, फैक्टोरियल वाला होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। गणित में एक नियम होता है, यानी दूसरा टाइप जो है वो है आपका फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है वो दो तरह से लगेगा, या तो कहीं ऐसे लगे मिल सकता है, या फिर आपको ऐसे मिल जाएगा कि ये लिखा हुआ है। इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है, इसके अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है, तो उससे पहले आने वाली सभी संख्याओं का गुणन होना चाहिए। सभी संख्याओं का क्या होना चाहिए, गुणन होना चाहिए। अर्थात जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख दिया गया फैक्टोरियल के अंदर 4, इसका मतलब यह है, या इसका तात्पर्य है कि 4 से पहले जितने भी संख्याएं आती हैं, 4 के पहले 3 आता है, 3 के पहले 2 आता है, 2 के पहले 1 आता है, इनका सभी को आपको गुणा कर देना है। फैक्टोरियल का बस इतना सा मतलब है कि क्या होगा, यदि फैक्टोरियल के अंदर कोई भी संख्या लिखी है तो उससे पहले आने वाली सभी संख्याओं को आपको क्या कर देना है, गुणे में लिख देना है, वही उसका फैक्टोरियल का मान हो जाता है। तो मैं यहां यदि बात करूंगा तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या बना, ये हमारा फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपको इकाई का अंक कैसे याद रखना है, तो ध्यान दीजिए, यहां से हमने देखा कि ये इकाई का अंक आ जाएगा 4 3 12 दूनी 24। 24 में इकाई का अंक क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक। लेकिन मैं यदि आपसे बात करूं कि फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक बताइए, किसमें हमें बताना है, फैक्टोरियल 5 में। तो आते हैं कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब थोड़ा सा याद कीजिए, मैं अभी आपको 2 मिनट पहले एक कॉन्सेप्ट बताया हूं कि 5 गुणे सम संख्या, 5 गुणे सम संख्या। यदि आप 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब इस जीरो को आप कितनी भी संख्याओं के साथ गुणा करते जाएंगे, हर जगह मान 0 ही आना है। अर्थात जब किसी संख्या में 0 का गुणा किया जाता है तो 0 ही उत्तर प्राप्त होता है। जब किसी संख्या में 0 का गुणा किया जाता है तो उत्तर क्या प्राप्त होता है, आपका 0 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 5, मैं वो और ऊपर की बात करता हूं, मान लीजिए फैक्टोरियल 7 ले रहे हैं तो 7 में हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5। ये आ गया आपका सम गुणे 5। 7 में भी मिला सम गुणे 5। आप 8 लेंगे तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, यानी 5 या इससे ऊपर, 5 या इससे बड़ी कोई भी संख्या यदि फैक्टोरियल के अंदर होगी, 5 या इससे बड़ी कोई भी संख्या फैक्टोरियल के अंदर होगी तो उसके इकाई का मान सदैव 0 होता है। यदि 5 या इससे बड़ी संख्या फैक्टोरियल के अंदर होगी तो उसके इकाई का मान सदैव क्या होता है, 0 होता है। बस इसमें इतना याद रखना है। ये कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है, मतलब रेगुलर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी यहां से एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं कि इसका नियम कैसे है, उसको मैं नोट करके आपको बता देता हूं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद रखना है आपको। ठीक, कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जो संख्या फैक्टोरियल के अंदर लिखी है उससे पहले आने वाली सभी संख्याओं को गुणा करके लिखना। अर्थात ये लिखेंगे फैक्टोरियल 5 या इससे बड़ी सभी संख्याओं का इकाई के अंक का मान
अंक का मान सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। ये है इसका नियम। बस इतना इसमें आपको नोट करना, याद करना। मैंने जो लिखा है उसको एक बार फिर समझाता हूं। फैक्टोरियल 5 या इससे बड़ी, ध्यान रखिएगा, एक तो हमारा फैक्टोरियल 5 है, दूसरा हमने इससे बड़ी। इससे बड़ी में कैसी संख्या है? सभी संख्याएं जो किसमें होंगी? फैक्टोरियल में होंगी। उनमें इकाई के अंक का मान सदैव क्या होता है? तो सदैव आपका क्या होता है? शून्य होता है। बस इतना याद रखना है। 5 या इससे बड़ी फैक्टोरियल के अंदर जो संख्याएं लिखी होंगी उन सभी में इकाई का मान सदैव क्या होता है? शून्य होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके तीसरे टाइप में चलता हूं, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। देखिए, जो इसमें तीसरा टाइप आता है वो तीसरा टाइप आता है घात वाला। यानी संख्या दे दी जाएगी, उसके ऊपर घात लगा दिया जाएगा। संख्या दे दी जाएगी और उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा? घात लगा दिया जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसके इकाई का मान बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं कि इसको आप कैसे आसानी से हल करेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि 14 की घाते 14 में इकाई का मान बताइए। में इकाई के अंक का मान बताइए। मान होगा, इसे लिख देते हैं। अब यहां देखिए, यानी 14 का आपको कितनी बार गुणा करना है? तो 14 का आपको 14 बार गुणा करना है। आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है आपका समय। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो आपका क्या होता है? समय होता है। यानी वहां पर आपको प्रश्न हल करने से ज्यादा इस बात पे भी ध्यान देनी है कि आपका समय किस प्रश्न में कितना लग रहा है, किस प्रश्न में आपको अधिकतम कितना समय या न्यूनतम कितना समय देना चाहिए। आपको यह भी एनालिसिस करना है, या इसका भी आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। तभी आप उस परीक्षा की बेहतर तैयारी और साथ में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। परिणाम सफल होगा आपका, या सकारात्मक परिणाम आएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, क्या इस 14 का हम 14 बार गुणा कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, परेशानी कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पहला नियम बताया है कि जब आपकी गुणे में संख्या दी हुई हो तो आपको क्या करना है? इकाई के अंक का गुणा करते चले जाना है। कोई परेशानी नहीं, कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या समय ज्यादा लगेगा? बिल्कुल लगेगा समय। तो हमें यही चीज तो बचानी है। अर्थात अब हमको इस प्रश्न को हल करने के लिए कोई ऐसा तरीका चाहिए जो हमारा मिनिमम समय में उत्तर प्राप्त करा दे, या हमें उत्तर दे दे। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका घात वाला क्वेश्चन होता है हम उसको 3 टाइप में अलग अलग बांटते हैं। यानी जो आपकी परीक्षा में घात वाले होते हैं उनको हम 3 में अलग अलग बांटते हैं। कैसे बांटते हैं उसकी चर्चा करते हैं। यानी किसी संख्या में, देखिए इस चार्ट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई को अंक में इसको 3 भागों में विभाजित करता हूं, 0, उसके बाद 1, फिर 5, फिर 6, हमने इनको अलग किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरे में रखा 4 तथा 9, फिर मैं तीसरे में जो रख रहा हूं वो रख रहा हूं 2, 3, 7 व 8। यानी मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि जो आपके अंक होते हैं वो कुल मिला के कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी किसी संख्या में यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो उसका उत्तर कैसे निकालेंगे या कैसे हम करेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 या 9 होगा तो उसको कैसे हल किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है या तीसरा टाइप है हमारा, यदि किसी संख्या में 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक है तो उसको कैसे हल किया जाएगा, इसकी बात करते हैं। मैंने यहां देखिए इकाई के अंकों को 3 भागों में विभाजित किया। तीनों के नियम मैं अलग अलग बताऊंगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं लास्ट में यानी वीडियो के अंत में एक साथ वाला तरीका बता दूंगा कि आप इन तीनों को एक साथ भी हल कर सकते हैं। फिर आपको देखना है कि आपका कहां पे समय बच रहा है, कहां पे समय आपका अधिक लग रहा है, उस अनुसार से आप आगे अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं
इस नियम की। यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 1, 5, 7 हो, उनके इकाई का मान क्या होगा, घात आपकी यदि कोई लगी है। ठीक, घात यदि आपकी कोई लगी, तो मैंने यहां आपको बता दिया बेटा एक चीज की इकाई के अंक में इतने ही अंक हो सकते हैं, क्या इसके अलावा और कोई अंक हो सकता? तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गणित में कुल मिलाकर के सिर्फ 10 ही अंक होते हैं। कुल कितने अंक होते हैं? तो 10 ही अंक होते हैं। मैंने सारे के सारे यहाँ नोट कर दिए। दूसरी चीज यहाँ पे और एक समझ लेते हैं कि जो किसी भी संख्या पे घात होती है तो घात दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो आपकी घात सम होगी या फिर घात आपकी क्या होगी, विषम। क्या इसके अलावा कोई तीसरे प्रकार की घात होती है? क्या इसके अलावा कोई तीसरे प्रकार की घात होती है सम और विषम के अलावा? तो वो भी नहीं। क्या कोई संख्या सम और विषम के अलावा कोई कुछ तीसरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यानी जो हमारे गणित में या पूरी संख्याएं हैं वो दो ही प्रकार की, एक है सम और दूसरी कौन सी है आपकी, विषम। तो अर्थात घात आपकी यदि बहुत बड़ी होगी तो भी वो सम या विषम में होगी। सम क्या होते हैं? जिनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होंगे। जिनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होंगे वो आपके क्या होंगे, सम। जिन संख्याओं में इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 होंगे वो संख्याएं आपकी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएंगी। यहां तक आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं इस नियम की। मतलब यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पे 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आप इनको कैसे हल करेंगे, यानी इनका हम उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए इन तीनों को मैंने अलग अलग किया, तीनों को अलग अलग आधार पे ही क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं अभ्यास कराऊंगा और उसके बाद आप एनालिसिस कीजिएगा कि आपको कैसे हल करना है, यानी आपका कहां पर समय बच सकता है। ठीक, तो बात करते हैं इसकी। यानी देखिए फर्स्ट टाइप क्या है अपना, तो मैं इसको लिखूंगा जो हमारा फर्स्ट है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो तो उसमें कोई भी घात कोष्टक में लिख लीजिए सम या विषम, कोई भी घात लगी हो, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहला वाला नियम। अब आप लोगों का डाउट ये होगा कि सर आपने बोला कुछ और लिखा यहाँ पे बहुत लंबा पैराग्राफ लिख दिया। बेटा इस पैराग्राफ को लिखा रहने देना, हम इसकी बात करेंगे कि ये लिखा क्या है, फिर आप इसको अप्लाई कैसे करना है, यानी हमें लागू कैसे करना है, बात हमें इसकी करनी है। लिखा क्या है मैं एक बार और आपको पढ़ करके समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 है, उसके इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 है, अब उसमें किसी भी प्रकार की घात हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात यदि कहीं पर लिखा है कि 100 की घाते 99, 100 की घाते क्या 99, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस संख्या के इकाई का अंक क्या है। तो जो हमारा 100 है, 100 का इकाई का अंक क्या होता है, तो 1 होता है, सॉरी 0 होता है। 100 के इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। यानी जो आपको उत्तर प्राप्त करना है वो 0 की घाते 99 का प्राप्त करना है। मैंने आपको बताया कि यहां पर कोई भी घात लगी हो, चाहे वो आपकी सम हो चाहे विषम हो,
कोई परिवर्तन नहीं होता, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। या मैं यूं कहूं कि 0 का आप 99 बार गुणा करेंगे तो उत्तर कितना प्राप्त होगा? तो 0 का 99 बार गुणा करने से उत्तर आपका क्या प्राप्त होना? शून्य ही प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना है? शून्य ही प्राप्त होना। अर्थात यहां से आपको एक चीज क्या निकली, मैंने समघात बताया। एक काम और कर लेते हैं कि 10 की घाते 4, इसमें इकाई का मान बताइए। 10 की घाते 4 मतलब जब 10 का 4 बार गुणा करना तो आप करेंगे तो 10,000 आएगा। कितना आएगा उत्तर? 10,000 आएगा। तो क्या 10,000 में इकाई के मान में कोई परिवर्तन है? अर्थात यहां पर इकाई का मान क्या है? तो शून्य। शून्य की घाते 4, शून्य का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? शून्य का 4 बार गुणा किया जाएगा तो भी तो शून्य आएगा। क्या कोई परिवर्तन हुआ यहां पर? मैंने आपको सम एवं विषम दोनों घात पे बताया। या आप और आसान शब्दों में देख सकते हैं, 10 का स्क्वायर समझिए, ये 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो सर 100 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है? तो सर 1000 होता है। 10 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कौन सी घात? 2। 2 कैसी संख्या? सम संख्या। मतलब 10 की घात हमने कैसी लगाई? सम लगाई। मान कितना आया? 100। अब मुझे ये बताइए 100 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 100 में इकाई का अंक आपका क्या होगा? शून्य होगा। फिर मैंने 10 की घाते 3, 3 कैसी संख्या है? 3 हमारी विषम संख्या है। यदि ये विषम संख्या है तो 10 का जब आप 3 बार गुणा करते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है 1000। अब 1000 में इकाई का अंक आपका क्या है? शून्य। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला कि हमने दोनों घात लगाई, सम भी लगाई और विषम भी, लेकिन क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहां तक आया समझ में? ये मैंने आपको अभी शून्य वाला बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 5 वाला या 1 वाला कैसा होता है। तो आप सबसे पहले इसको क्या कीजिए, 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब। या 100 आप ऐसे करिए, कोई संख्या है 101 की घाते 199, आपको इसमें इकाई का मान बताना है। 101 की घात में 199, इसमें आपको इकाई का मान। तो सबसे पहले हमें संख्या में देखना है कि क्या लगा हुआ है, इकाई का अंक क्या है? तो सर इकाई का अंक आपका 1 है। इसकी घात कितनी लगानी है? 199। अब आप मुझे बताइए कि 1 का आप 199 बार गुणा करेंगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? तो हर दशा में उत्तर 1 प्राप्त होता है। 1 का यदि आप 199 बार भी गुणा करेंगे तो भी उत्तर आपका क्या प्राप्त होना है? 1। क्या कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि 101 की घाते 200 का मान निकाल लीजिए। यहां फिर से इकाई का अंक, मतलब इसको आप लिखेंगे 1 की घाते 200। तो यहां पर भी रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? तो सर यहां पर भी हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? तो भी 1 प्राप्त होगा। मैंने आपको 2 चेक करा दिए, कौन कौन से? 0 और 1। बात करते हैं 5 की। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर सर 25 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। बड़ा आसान सा कांसेप्ट। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर का मतलब हुआ समघात। समघात में मान कितना आया? 25। 5 की घाते 3 मतलब विषम घात, मान कितना आया? 125। अब 125 इन दोनों में मान कितना? बराबर ही है। इकाई का मान दोनों जगह क्या है? यहां भी 5 है और यहां भी क्या है आपका? 5। यहां आप देखेंगे तो घात सम लगी और यहां क्या लगी हुई है? घात विषम। यही आप समझ सकते हैं 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 का क्यूब होता है 216। यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216। वहां पर भी यदि आप देखेंगे कि 36 और 216 इन दोनों में इकाई के अंक क्या है सजाओ? सेम है। यानी जो पहला वाला नियम है, अब आप इसको कुछ भी नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, देखें उत्तर। हमने देखा प्रश्न कि हमारे जो परीक्षा में पूछा गया वो पूछा है 36 की घाते 1999। 36 की घाते 1999 में इकाई का अंक बताइए। 6 अर्थात उत्तर 6। ये हमारा प्रश्न हुआ, या हम इसको ऐसे इतने कम समय में हल कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? ठीक। इसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा अगले नियम की। यदि ये आपको क्लियर है तो ठीक है, यदि नहीं क्लियर तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगले वीडियो में इसकी पुनः चर्चा करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। बात करते हैं हम इसमें आगे की। यानी मैंने देखिए 3 भागों में तोड़ा था। एक में मैंने 0, 1, 5 और 6 को रखा था, वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरे हिस्से में मैंने 4 एवं 9 को रखा था।
तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई संख्या लिखी है, मतलब मैं यहां थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझाने की बात करता हूं। a की घाते x लिखा है, यानी a की पावर क्या लिखी हुई है, x लिखी हुई है, मतलब हम इसको बेस बोलेंगे। इसको क्या बोला जाता है, बेस। हिंदी में इसे कहा जाता है आधार, और ये जो होती है इसको बोला जाता है पावर। क्या बोला जाता है, पावर, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं घात। ठीक, जिसके ऊपर संख्या लिखी होती है उसे हम पावर कहते हैं, और जिस पे संख्या लिखी जाती है उसे बेस कहा जाता है, यानी आधार कहा जाता है। तो इतनी चीज आप समझिएगा। आगे जो हम अगला टॉपिक घात घातांक करनी पड़ेंगे, वहां मैं इनको और बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ इसका यूज है, इसलिए मैंने आपको बताया। यानी जिसके ऊपर कोई घात रखी होती है, जिसके ऊपर कोई संख्या लिखी होती है उसे आधार कहते हैं, और जो संख्या लिखी होती है वो घात कहलाती है। जिसके ऊपर कोई संख्या लिखी होती है वो आधार कहलाती है, और जो संख्या लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम है हमारा साथियों, वो है 4 तथा 9 का। दूसरा जो नियम है हमारा वो कौन सा है, वो 4 तथा 9 का है। यानी 4 एक तरफ लिख लीजिए और एक तरफ आप लिख लीजिए 9। ठीक है, 4 में दो ही स्थितियां बन सकती हैं, या किसी भी संख्या में जो घात बनेगी वो दो ही प्रकार की बनेगी। कैसी, इसमें या तो घात आपकी कैसी होगी, सम होगी, या तो फिर घात आपकी क्या होगी, तो घात आपकी विषम होगी। क्या इसके अलावा कुछ और बन सकता है? यानी 4 में या तो आप सम घात लगा सकते हैं, या तो 4 में आप विषम घात लगा सकते हैं। यही स्थिति यहां 9 के साथ भी होगी। या तो आप क्या लगा सकते हैं, सम घात, या फिर क्या हो जाएगा, विषम घात। इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति नहीं बन सकती है। यानी यदि सम घात होगी या विषम घात होगी तो इसका मान क्या आएगा, तो यदि सम घात होगी तो इकाई का अंक 6, यदि विषम घात होगी तो इकाई का अंक 4। बस इतना। यहां यदि सम घात होगी तो इकाई का अंक 1, यहां यदि विषम घात होगी तो इकाई का अंक 9। ये नियम है आपका, ये 4 वाला नियम हो गया आपका, और ये आपका हो गया 9 का नियम। ठीक है, मैं इनके एग्जांपल से भी अभी समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है, एक बार इसकी चर्चा करते हैं। यदि लिखा है 4 की घाते सम, 4 की घाते कहीं पे सम लिखी हुई है, सम घात लगी हुई है, तो उसमें सदैव इकाई का मान कितना आना है, 6 आना है। बड़ा छोटा सा पहले मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 घात। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 घात। तो 4 का स्क्वायर जो होता है 16। 16 में इकाई का अंक क्या होता है आपका, 6 होता है सर। 16 में इकाई का अंक क्या होता है, तो 16 में इकाई का अंक आपका 6 होता है। 4 की घाते 3, 4 की घाते 3 का मतलब हुआ 4 का आपको 3 बार गुणा करना है। 4 का कितनी बार गुणा करना है, तो 3 बार गुणा करना है। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी यहां पर इकाई का अंक क्या आ गया आपका, 4 आ गया। क्लियर, यही चीज मैंने यहां पर लिख करके आपको बताई। मतलब 4 में सम घात, देखेंगे उत्तर। यहां पे कोई नियम नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। क्या किसी प्रकार का आपको सॉल्यूशन करना है, नहीं करना। हमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी, क्या, 4 सम घात 4, 6 उत्तर, 4 विषम घात 4 उत्तर। वही कहानी 9 में करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 81 होता है। 81 में इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। अर्थात यदि 9 में सम घात लगी हुई है तो उसका इकाई का मान सदैव क्या होगा, उसके इकाई का मान सदैव 1 होगा। दूसरा बात करूं कि 9 की घाते 3 मतलब 729। 729 में इकाई का मान क्या हो गया, 9। अर्थात 9 में यदि विषम संख्या लगी हुई है घात के रूप में तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ये नियम हो गया हमारा 4 एवं 9 का। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, मैं इतनी उम्मीद करता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले यानी तीसरे टाइप में जो अंक लिखा हुआ था 2, 3, 7 और 8 की बात करता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चर्चा करते हैं।
साथियों बात करते हैं हम तीसरा, जो मैंने उसके तीसरे पार्ट में रखा था, यानी तीसरे भाग में रखा था। कौन कौन से उसमें अंक थे? तो 2 था, फिर उसके बाद 3 था, फिर 7 था, फिर क्या थे आपके 8 थे। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा साथियों, थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन ऐसा होगा जिसको आप बड़े आसानी से क्या करेंगे? हल कर सकते हैं, ठीक, जिसे आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको कोई भी परेशानी या बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। उसको करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे इसके देखते हैं, चर्चा करते हैं पहले, ठीक है। यानी यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 हो तो उसके घात में सर्वप्रथम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, कामा शेष को पुनः घात में रखकर मान निकालते हैं, साथियों ये इसका नियम है। नियम क्या है? यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 है, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 है, तो उस संख्या में जो भी घात लिखी हुई है, उस संख्या में आपकी जो भी घात लिखी हुई है उसमें आपको 4 का भाग देना है। तो सबसे पहला प्रश्न कि सर हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं? पहला प्रश्न, अभी मैं इसका डाउट क्लियर करता हूं, ठीक। फिर 4 से भाग देने के बाद 2 स्थितियां बनेंगी। क्या होंगी? स्थितियां 2 बनेंगी। मतलब एक स्थिति बनेगी शेष वाली कि शेष बचेगा, मतलब कुछ ना कुछ शेष बचेगा। दूसरी स्थिति बचेगी कि शेष आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी 2 कंडीशन तो होंगी ना, एक होगी कि शेष हो सकता है आपका 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 तो नहीं बच सकता, क्योंकि 4 बचेगा तो फिर 0 हो जाना, क्योंकि 4 में 4 का तो भाग चला जाना है। अर्थात यहां से 2 स्थितियां निकल के आई कि कौन सी? कि जब आपको घात में 4 का भाग देना होगा तो पहला प्रश्न तो यही कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं। दूसरा प्रश्न कि हो सकता है शेषफल बचे, हो सकता है शेषफल ना बचे। तो इनकी भी हम चर्चा करते हैं। पहले हम नियम समझते हैं कि नियम कह रहा है कि जो भी घात लिखी हुई है उसमें 4 का भाग देना है। हमने 4 का भाग दिया, शेषफल जो बच गया उसको पुनः घात में लिख देंगे और क्या करेंगे? मान निकाल लेंगे। यही हमारा उत्तर हो गया। बस इतनी सी लाइन, घात में 4 का भाग देना, 4 के भाग देने के बाद जो शेषफल बच रहा है उसको पुनः घात में रख देना, उत्तर प्राप्त कर लेना, ठीक। लेकिन कंडीशंस भी में, अभी कंडीशंस की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम इसके 2-4 एग्जाम्पल हल करते हैं, यानी उदाहरण करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसके एग्जाम्पल कराता हूं। देखिए एग्जाम्पल जो हमारा 122 की घाते 125, इसमें आपको इकाई का मान बताना है। इसमें इकाई के अंक पर कौन सी संख्या आएगी उसका मान बताना है। मैंने नियम क्या बताया? नियम मैंने बताया कि आपको जो घात लिखी हुई है, यानी ये हमारा बेस हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा बेस हो गया, इसी को आप क्या बोलेंगे? आधार। और ये हमारी क्या हो गई? पावर। यही है ना।
तो पावर में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। अब समस्या यहां फिर बड़ी होगी, सर 125 में 4 का भाग देंगे। तो आप पिछले वीडियो की चर्चा कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको विभाज्यता के नियम बताए। तो 4 का क्या नियम बताया मैंने, 4 का नियम बताया कि अंतिम 2 अंक, क्या बताया है, अंतिम 2 अंक को आप चेक कर लीजिए। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या पूरी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी अंतिम, क्या आपको पूरा 125 में भाग देने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। क्या आपको पूरे 125 में भाग देने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। अर्थात आपको अंतिम 2 अंक उठाने हैं, तो इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 25। यदि 25 में आप भाग देंगे 4 का, तो 6 चौको 24, एक शेषफल बच रहा है। यानी जब आप 25 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो यहां से जो शेष प्राप्त होगा आपको, वो शेष कितना प्राप्त होगा, वो 1 प्राप्त होगा। कितना शेषफल प्राप्त होगा, 1। अर्थात 2 की घाते 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा उत्तर हो गया। ये मैंने इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई थी बेटा। ये कहानी जो आपकी बोर्ड में भी 3-4 लाइन की लिखी हुई थी, वो इतनी थी कि एक लाइन में आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, दूसरे लाइन में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। आया समझ में। एक एग्जांपल की बात मैं और करता हूं। 137 की घाते 1977, इसमें इकाई का मान बताना है। 137 की घाते 1977। सबसे पहला काम, घात में 4 से भाग देना। अब क्या 1977 में पूरे में भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्या 1977 में पूरे में भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। आपको अंतिम 2 अंक उठाने हैं। क्या करने हैं, अंतिम 2 अंक। मतलब यदि आपने 77 में 4 से भाग दिया तो 19 चौक 76 होता। 19 चौक कितना होता है, 76। शेषफल कितना बचेगा, तो सर 1 बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब 7 की घाते 1 का मान कितना आएगा, 7। यही आपका क्या हो गया, उत्तर प्राप्त हो गया। क्लियर, यहां तक आया समझ में। मैंने इसके आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। अब मैं बात करता हूं कि इसमें जो 2 कंडीशंस निकल के आती थी। पहली, 4 से ही क्यों भाग देना है। दूसरी कंडीशन कि यदि शेष नहीं बचे तो, यदि शेष नहीं बचे तो क्या करेंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिए बेटा कि हम 4 से क्यों भाग देते हैं। यानी ये जो 4 अंक लिखे हुए हैं ना आपके, 2, 3, 7, 8, यदि आप इनका गुणा करना चालू करेंगे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5वीं बार, तो पुनः वही अंक रिपीट होके आ जाएगा जो पहली बार के गुणा में आया। मैं यहां बोर्ड में करके बताता हूं, ठीक। समझिए, 2 की घाते 1 का मतलब मान हुआ 2। 2 की घाते 2 का मतलब मान हो गया 2 गुणे 2, तो यहां कितना हो गया, 4। यहां कितना आया, 2। 2 की घाते 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी फिर यहां मान कितना आ जाएगा आपका, 8। फिर 2 की घाते 4 मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी, ये 16 हुआ। यह मान हो गया 16। पुनः करिए 2 की घाते 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया, 32। अब आप यहां देखिए बेटा, 1 घात फिर यहां 5 घात, रिपीटिशन हुआ इकाई के मान का कि नहीं हुआ। यहां पे 2 था, यहां 2 था। आगे आप 2 की घाते 6 का भी निकालिए। 6 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यहां देखिए 4 यहां 4 यहां, रिपीट हुआ या नहीं हुआ। कब रिपीट हुआ, 2 घात 6 घात, कितने घात का अंतर, 4 घात का। सर कितने का अंतर आ रहा है, 4 का आ रहा है। पुनः रिपीट हो रहे हैं मान की नहीं हो रहे। 4 घात के बाद जैसे आप 5वें में पहुंचते हैं तो जो पहली वाली घात में मान था वही 5वें वाले का मान आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसीलिए जो हम भाग देते हैं वो किससे दे रहे हैं, 4 से दे रहे हैं। यानी कि जो भाग देने के लिए मैंने 4 ही को क्यों निश्चित किया, उसका कारण है कि यदि 2, 3, 7, 8 इनमें आप देखेंगे कि 4 के बाद 5वीं घात में पुनः मान वही परिवर्तित होता है जो पहली घात में आता है। 4 की घाते 6 में वही मान आता है, 2 की घाते 6 में वही मान आता है जो 2 की घाते 2 का मान होता है।
2 की घाते 7 का वही मान होता है जो 2 की घाते 3 का होता है। 2 की घाते 4 का वही मान होता है जो 2 की घाते 8 का होता है। मतलब घातों में कितने का अंतर है, एक जगह 8 दूसरी जगह 4, अंतर 4 का। इसीलिए हम किससे भाग देते हैं, 4 से देते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, 3 का भी समझाता हूं, फिर 7 का भी और फिर 8 का भी। देखिए बात करते हैं अब हम 3 की। तीन की घाते 1 मतलब 3, 3 की घात 2 मतलब सीधे मैं लिख रहा हूं 9, 3 की घात 3 मतलब 7 इकाई का अंक। हम यहां सीधे इकाई का अंक लिख रहे हैं। 3 की घाते 4 इकाई का मतलब अंक हो जाएगा 1, क्योंकि 3 त्रिकाई 9, 27 त्रिको 81। फिर 3 की घाते 5, आप 3 का गुणा करेंगे पुनः 3 आएगा। 3 की घाते 6, 3 त्रिकाई 9 आएगा। आइए रिपीटिशन देखिए। आपने देखा कि 3 की घाते 1 का जो मान है, जो 3 की घाते 1 में इकाई का मान है, वही 3 की घाते 5 में इकाई का मान आ रहा है। 3 की घाते जो 2 में इकाई का मान है, वही 3 की घाते 6 में इकाई का मान आ रहा है। क्लियर यहां तक? ये 3 का हुआ। अब आप इसी तरह 7 का भी चेक कर सकते हैं, इसी तरह आप 8 का भी चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। इनमें एक एक्सेप्शन बच रहा है, एक अपवाद बच रहा है कि यदि सर शेष नहीं बच रहा होगा तो। ठीक, यदि शेष या भाग पूरी तरह से चला जा रहा होगा तब क्या करेंगे, तो मैं उसकी भी चर्चा करता हूं। फिर इसके हम एक बार 2, 4, 6 क्वेश्चन हल करेंगे। फिर हम 1 मिनट में आज की क्लास का पूरा रिवीजन करेंगे, यानी आज के जो वीडियो में हमने पढ़ा उसका हम पूरा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए बात करते हैं मैं अगला कि यदि शेष नहीं बचेगा, या दूसरे शब्दों में कहूं कि भाग पूरी तरह चला जाएगा। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा। हम लोग एक अंक का भाग कक्षा 1, 2 से पढ़ना चालू कर देते हैं। किस कक्षा से चालू करते हैं, 1 या 2 से चालू करते हैं। अर्थात यदि किसी संख्या में पूरी तरह से भाग चला जाता और हमें शेष बचाना ही है, हमें क्या करना है, शेष बचाना ही है, तो हम एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हम एक बार कम भाग देते हैं। क्या करते हैं, एक बार कम भाग देते हैं। जैसे हमें क्या करना है, हमें भाग देना है, मान लीजिए 100, या ऐसे लिखे 2 ही अंक रखिए, 92। 92 में भाग किससे देना था, 4 से। 4 दूनी 8, शेष यहां घटाएंगे 1 और 2। अब आपको पता है कि यदि आप 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे तो 4 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 4 3 कितना हो जाता है, तो यदि आपने 3 बार पढ़ दिया तो 12, तो शेष फल तो शून्य आ गया। और ये नहीं चाहिए आपको, शेष फल शून्य नहीं चाहिए। शेष फल आपको कुछ ना कुछ चाहिए, शेष फल आपके पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 बार भाग दीजिए, अर्थात 4 दूनी 8, शेष फल कितना बच गया, 4 बच गया। ये भी समस्या हमारी क्या होगी, सॉल्व हो गई। यानी जो हमारी समस्या थी कि सर 2 इसमें कारण आए थे, या 2 जगह डाउट आया था। पहला 4 से भाग देना, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 1 बार की बजाय 2 बार या 3 बार देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी यदि किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं अगली क्लास में पुनः उसकी चर्चा करूंगा, या अगले वीडियो में उसकी पुनः चर्चा करूंगा। यहां तक क्लियर है? अब इसके हम 2, 3, 4 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक साथ बात करेंगे कि आप इनको एक साथ आज हमने क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। देखिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा और इनको हल करके इनके उत्तर बताने हैं आपको। 1799 की घाते 1933 गुणे 105 की घाते 107 गुणे 127 की घाते 1947। इसमें आपको क्या बताना है, में इकाई का
अंक होगा। दूसरा क्वेश्चन है 132 की घाते 1999 में इकाई का अंक होगा। तीसरा क्वेश्चन है 188 की घाते 2018 में इकाई का अंक होगा। मैं ये 3 एग्जाम्पल लिखा हूं और इन तीनों को आपको हल कराता हूं, यानी हम इनको हल करते हैं और देखते हैं कि हमें परेशानी कहां पे आती है। ठीक, फिर उसके बाद मैं आज की क्लास में जो सारी चीजें पढ़ा है उनका रिमाइंड करूंगा। सबसे पहला काम, इकाई का अंक क्या है आपका 9। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, जो नियम हमने पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए, यानी आप उनका इतना अभ्यास कर लीजिए कि आपको फिर कॉपी नहीं खोलनी पड़े दोबारा कि आप क्या पढ़े थे पीछे, या वीडियो नहीं देखना पड़े कि आप उस वीडियो में ये वाला नियम पढ़े थे। तो यहाँ बात करेंगे 9। मैंने आपको 9 वाले में बताया है कि आपको घात देखना है। क्या देखना है घात में? सम की विषम, यही बताया था। 9 वाले में मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ घात देखनी है कि घात आपकी सम है कि घात आपकी विषम है। तो हमने देखा कि यहाँ घात कैसी है 1933, एक विषम संख्या होती है। इकाई में क्या है? अंतिम अंक क्या है? 3 है, अर्थात ये विषम है। विषम में मैंने बताया कि सदैव मान क्या आएगा आपका? 9 आएगा। विषम में मान कितना आता है? 9 आता है। अगला देखिए, अगले में आपका क्या है? 5। कोई परिवर्तन नहीं होता यदि आपने पढ़ा है नियम। 0, 1, 5 और 6 में इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई भी घात लगी हो। ठीक है, आगे बात करते हैं 27, मतलब 4 से भाग देने वाला नियम। 47 में 4 से भाग देंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 11 चौक 44। 11 चौक कितना हो जाएगा? 44। शेष कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 3, अर्थात 7 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? तो 3 बार करना पड़ेगा। तो जब आप 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो इकाई का मान आपका 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 7 सते 49, 9 ले लिया, 9 सत्ते 63, इकाई का मान क्या आ गया? 3। अब इन तीनों जगह पे चिन्ह देखिए क्या लगा है, तो सब तीनों जगह पे चिन्ह किसका लगा है? गुणे का लगा है। किसका लगा हुआ है? गुणे का लगा है। तो 9 पना कितना हो जाएगा? भूल जाइए, गुणे का लगा है, भाग का लगा है, माइनस लगा है। आप यहां देखिए 5 कौन से अंक? दोनों जगह सर विषम है। 5 के बाद दोनों जगह कौन से अंक लिखे हुए? विषम लिखे हुए। उत्तर इसका कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर? ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। फिर समझाता हूं, लिखा हुआ है 1799 की घाते 1933। 9 वाला नियम क्या होता है? सम या विषम घात। सम घात होगी इकाई का मान 1 होगा, विषम घात होगी इकाई का मान 9 होगा। यहां हमने देखा कि 1933, 33 का मतलब इकाई के अंक पर 3 है, विषम संख्या है, मतलब यहां क्या हो गया? इकाई का अंक आपका 9 का 9 ही रहेगा। फिर 105 की घाते 107, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, इनमें इकाई के मान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 5 का 5, 1 का 1, 0 का 0, 6 का 6 ही रहेगा। फिर 127, 7 में आपको 4 का भाग वाला नियम। 4 से भाग देने का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंकों को पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो मैंने 47 में 4 का भाग दिया तो 11 चौको 44। 47 में 44 माइनस किया जाएगा, शेष आपका 3 बचेगा। 3 बचा तो मैंने 7 की घाते 3 का मान निकाला, तो यानी 7 का 3 बार गुणा करना। 7 का कितनी बार गुणा करना? 3 बार। तो 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 7 सते 49। 49 में इकाई का अंक क्या आया आपका? 9 आया। तब फिर 9 में आप क्या करेंगे? फिर 7 का गुणा करेंगे, तो 9 सत्ते कितना हुआ? 63। तो आपने देखा कि जो हमें यहाँ अंक मिले वो मिले 9, 5, 3, 9, 5, 3। अब आपने देखा कि 9, 5, 3 में बीच में काहे का चिन्ह लगा हुआ है? तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, अर्थात आप इनको जब हल करेंगे तो इन तीनों का मैंने अभी शुरू में ही वीडियो के बताया था कि जब 5 में किसी विषम संख्या का गुणा होता है तो इकाई का मान सदैव क्या होता है? 5 ही होता है। लेकिन यदि 5 में कभी भी सम संख्या का गुणा हो जाएगा तो इकाई का मान क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा।
ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं इतनी उम्मीद आप लोग से करता हूं। चलिए बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 132 की घाते 1999, मतलब यह इकाई का मान 2 भाग देने वाला। किससे भाग देने वाला? 4 से। 4 से यदि भाग देंगे तो 99 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, यह कितनी बार होगा? तो 24 चौको 96 होता है। यदि आप इसमें 4 का भाग देंगे तो 24 चौको 96, शेष फल कितना बच जाएगा? 3, मतलब 2 की घाते 3 का मान कितना होता है? तो सर 8 होता है, यानी इकाई का मान क्या हो गया? 8। यही हमारा उत्तर मिल गया। फिर समझिए, 2 की घात क्या लगी हुई है? तो 1999 लगी। कितनी लगी हुई है? 1999। आप सभी को पता है यदि 2 की घात है 2, 3, 7, 8, इसमें 4 का भाग देना है। 2, 3, 7, 8 में आपको क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने का मतलब यानी 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? इकाई अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित। तो मैंने इसके अंतिम 2 अंक उठाए यानी 99। 99 में मैंने 4 से भाग दिया तो 24 चौको 96 होता है। कितना होता है? 24 चौको 96 होता है। 4 से आपने काटा, शेष फल 3 बच गया। 2 की घाते 3 का मान निकाला, 8 आ गया। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है 188 की घाते 2018, इकाई का अंक 8, मतलब आपको 4 से भाग देने वाला। आप यदि 18 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको कितना होता है? 16। कितना बच जाएगा? शेष 2, मतलब 8 की घाते 2 का मान 64, अर्थात इकाई का मान क्या आ गया? आपका 4 आ गया। यही उत्तर हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और हल कीजिए। 277 की घाते 244 में इकाई का मान क्या होगा? साथियों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 277 की घाते 244 में इकाई का मान क्या होगा। यानी इकाई यहां पर क्या है? आपका 60 है, मतलब 4 से भाग देना। तो दीजिए 44 में 4 से भाग, तो 11 चौक कितना होता है? 44 होता है। 11 चौक कितना होता है? 44। एक बार कम भाग देना। मैंने बताया ना कि आपको क्या करना है? शेष फल बचाना है। शेष फल बचाने का सीधा सा तात्पर्य है कि एक बार कम भाग देना। तो 10 चौको 40, रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो 7 की घाते 4 का मान 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 में 9 हुआ। फिर 9 का गुणा 7 में 9 सत्ते कितना? 63, 3, 3 का गुणा 7 में 7 3 21, इकाई का मान क्या आ गया? 1 आ गया। ये उत्तर हुआ। आया समझ में? साथियों, मैंने आज कोशिश की आपको इकाई के अंक पढ़ाने की। इकाई के अंक में आपने देखा कि हमने उनको पहले सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड किया कि इकाई से कैसे कैसे टाइप के। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला गुणा वाला, दूसरा फैक्टोरियल वाला, तीसरा घात वाला। मैंने गुणा वाले में भी आपको बताया कि आपको करना क्या है, उसमें जो भी संख्या दी है तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमें करना क्या है कि जो उसके इकाई के अंक पे रखा हुआ है उनका आपस में गुणा करना है, और जो उनका गुणनफल होगा वही हमारा क्या होगा? इकाई का अंक होगा। यदि 2 अंक मिलते जा रहे हैं यानी संख्या 2 अंक की होती जा रही है तो आपको उनमें से इकाई का अंक ले लेना है और दहाई के क्या करते जाना है? ड्रॉप करते जाना है। दूसरा मैंने बताया कि फैक्टोरियल, यदि फैक्टोरियल के अंदर 5 या इससे बड़ी, फैक्टोरियल के अंदर 5 या इससे बड़ी कोई संख्या होती है तो उसमें सदैव इकाई का मान क्या होता है? 0 होता है। फैक्टोरियल के अंदर 5 या इससे बड़ी कोई संख्या होती है उसमें सदैव इकाई का मान क्या होता है? 0 होता है। तीसरा मैंने आपको बताया घात वाला। मैंने घात वाले को क्या बताया कि घात में आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी है। ध्यान क्या देना है? मैंने इन घात में अंकों को 3 भागों में विभाजित किया। एक में मैंने क्या रखा? 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। इसमें हमने क्या किया? हमने इसमें देखा कि सिर्फ कुछ भी घात लगी हो, सम या विषम, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्तर यही रहना है। मतलब यदि इकाई का मान 0 होगा तो कोई भी घात लगी होगी वहां पर भी इकाई का मान क्या होगा? 0 होगा। यदि इकाई का 1 होगा, कोई भी घात लगी होगी तो इकाई का मान क्या होगा? 1 ही रहेगा। यदि इकाई का मान 5 है और कोई भी घात लगी है, सम या विषम, इकाई का मान क्या होगा? 5 ही रहेगा। दूसरा मैंने बताया 4 और 9 का। 4 में मैंने बताया यदि सम घात लगी है,
4 में यदि आपकी क्या लगी हुई है, समघात लगी है, तो इकाई का मान सदैव 6 आता है। लेकिन यदि 4 में विषम घात लगी हुई है तो इकाई का मान 4 आता है। 4 में यदि समघात लगी है तो इकाई का मान 6, और 4 में यदि विषम घात लगी हुई है तो इकाई का मान क्या आ जाता है, 4 पुनः आ जाता है। यही मैंने आपको 9 में बताया। यदि 9 में इकाई घात आपकी सम लगी हुई है, 9 में क्या है, घात आपकी सम लगी हुई है, तो इकाई का मान सदैव 1 आता है। लेकिन यदि 9 में आपकी विषम घात लगी हुई है तो इकाई का मान क्या आता है हमारा, इकाई का मान हमारा 9 आता है। क्लियर। फिर मैंने तीसरा आपको टाइप बताया, यानी तीसरे टाइप में बताया भाग देने वाला। भाग देने से तात्पर्य क्या था कि 2, 3, 7, 8, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 है तो उसमें जो संख्या की घात होगी उस घात में आपको 4 का भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको पुनः घात में रख करके मान निकाल लेना, यही उत्तर होगा। फिर मैंने आपको 2 चीजें और बताई हैं। क्या? पहली चीज ये बताया कि आखिर 4 से ही क्यों भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने का कारण क्या है कि प्रत्येक जो 2, 3, 7, 8 है, इनमें चौथे के बाद जब आप 5वें में जाते हैं तो वही इकाई का अंक की पुनरावृत्ति होने लगती है। दूसरा मैंने इसमें बताया कि यदि भाग पूरी तरह जा रहा है, यानी पूरी संख्या वो आपकी क्या हो रही है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको भाग क्या करना है, एक बार कम देना है। यहां तक आया समझ में? ये था हमारी आज की क्लास, यानी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि आपका जो एक टॉपिक है जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझाने की, पढ़ाने की। ठीक, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको देखिएगा। जहां पे जो नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद साथियों।